नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 से आपका ना क्लास 9th की जो साइंस की किताब है उसमें पहला चैप्टर हम देख रहे थे। उसके 3 वीडियो हमने डाल दिए। आज हम 1.4 यानी चौथा वीडियो, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, तो ये पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जो पीछे वाले आपने वीडियो नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाके वो भी वीडियो देख लेना। तो वीडियो लाइक करते हुए चलना है आपको। अब देखते हैं क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्था में रह सकता है। यानी जो जल है वो 3 अवस्था में रहते हैं। जैसे ठोस अवस्था में बर्फ रहता है, द्रव में जैसे जल खुद द्रव है, और गैस अवस्था जल वाष्प है वो गैस में रहती है। यानी जल तीनों अवस्था में रहता है, ठोस, द्रव और गैस, बर्फ, जल और जल वाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए। यानी अवस्था चेंज होती है किसी पदार्थ की, तो उसमें जो पदार्थ के अंदर है वो क्या होता है, उनके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव है वो क्या पड़ता है। तो पहले क्रियाकलाप देख लेते हैं। 1 पॉइंट जो 12 है, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा है। क्या करना है, बर्फ का टुकड़ा लेना है। और चित्र में जो 1.6 है, ये देखो बर्नर के ऊपर बीकर रखा हुआ है, ऐसे रखना है। और थर्मामीटर को इसके अंदर डालना है, बल्ब बर्फ को छू रहा हो। जैसे ये यहाँ पर बर्फ है और ये थर्मामीटर डाला हुआ है, यानी ये यहाँ बर्फ से छू रहा हो, ऐसे आपको डालना है। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना है। धीमी आंच पर क्या करना है, बीकर को गर्म करना है। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर ले। जब बर्फ पिघलने लगे उस टाइम आपको क्या करना है, तापमान नोट करना है। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान आपको नोट करना है। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें, यानी वो तापमान वगैरह आपको नोट करना है। आप बीकर में एक कांच की सर डालें और हिलाते हुए गर्म करें। पहले तो ऐसे ही गर्म कर रहे थे, अब कांच की सर डाल के आपको हिलाते हुए गर्म करना है। और जब तक जल उबले ना तब तक आपको क्या करना है, गर्म करना है। थर्मामीटर की माप पर बराबर ध्यान रखें जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को आपको क्या करना, नोट करना है। जो तापमान है वो आपको नोट करना है। ठीक है, तो ये थर्मामीटर ऐसे लगाई हुई है। और ये कांच की शर्त थी, माफ करना, मैंने आपको थर्मामीटर बता दी थी, ये थर्मामीटर। अब देखते हैं क्या परीक्षण है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती। जब ठोस है उसमें उसको तापमान बढ़ाएंगे, जैसे बर्फ है तो हमने तापमान बढ़ाया तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है कणों की वो बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। जो ऊर्जा है वो कणों के बीच आकर्षण बल होता है उसको पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ये महत्वपूर्ण है, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है तो क्या कहलाता है, गलनांक, यानी गलना। बर्फ से जल बनना यानी ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलना। यानी वो न्यूनतम यानी सबसे कम तापमान, उससे अधिक तो वो पिघलेगा ही, लेकिन जिस तापमान पर ठोस है वो पिघल के द्रव बनना स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। यानी जिसका गलनांक ज्यादा है, यानी ज्यादा ताप देने पर ठोस पिघल रहा है, इसका मतलब है ठोस के जो कण है उसके मध्य आकर्षण बल ज्यादा है। और जो जल्दी पिघलता है इसका मतलब उनके ठोस के कणों के मध्य जो आकर्षण बल है बहुत कम है। बर्फ का गलनांक कितना है, 273.15 केल्विन। कितना है, 273.15 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संगलन।
किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? तो कोई ठोस है, उसके गलने की प्रक्रिया में जो तापमान है वो समान रहता है, ऐसे में जो ऊष्मा ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, वो कहाँ जाती है? तो ये देखते हैं आगे। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। यानी जो बर्फ है 273 पॉइंट हमने देखा था 273.15 केल्विन तापमान पर पिघलना स्टार्ट होती है, और जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती तब तक यही तापमान रहता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। यानी जो 273 पॉइंट के बाद बर्फ पिघलना स्टार्ट हुई थी, उसके बाद जो भी ऊष्मा मिली वो उस बर्फ को पिघलने में लग गई। जब पूरा पिघल गया उसके बाद वापस तापमान बढ़ना स्टार्ट होता है। यानी वो ऊष्मा कहाँ गई? वो उस पदार्थ के कणों को पिघलाने में चली गई। क्योंकि तापमान में किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। ये माना जाता है कि ये बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये गुप्त ऊष्मा आपको ध्यान रखना है। या गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को, कितने? 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये प्रसुप्त ऊष्मा की परिभाषा है। दाब कितना? 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊष्मा जो ऊर्जा है उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण है वो अधिक तेजी से क्या करते हैं? गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में उतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर जो आकर्षण बल है उसको तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है द्रव है वो गैस में बदलना स्टार्ट हो जाता है। इस तापमान पर द्रव है वो गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है यानी वो गैस में बदलना स्टार्ट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। बर्फ से द्रव बदला या ठोस से द्रव में बदला तो उसको कहते हैं गलनांक, और द्रव से गैस में बदला तो उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। यानी द्रव के जो कण होते हैं उनको इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं यानी वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए तापमान कितना? 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को यदि आपको केल्विन में बदलना है तो 273 से आपको क्या करना है? जोड़ना पड़ता है। तो कितना? 373। और गलनांक कितना था? 273.15। ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। ये था केल्विन में और ये सेल्सियस। ये गलनांक है और ये है क्वथनांक। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है उसको कैसे परिभाषित करिए? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे कि हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था। यानी जो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg हमने यहां पर देखा था, एक बार वापस देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को गलाने में यानी ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा आपको चाहिए ऊष्मीय ऊर्जा उसको क्या कहते हैं? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो ऐसे इसमें भी परिभाषित कर सकते हैं। 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्माएं के रूप में अतिरिक्त ऊष्माएं वो अवशोषित कर ली। यानी जो गैस है, जो गैस के कण है उसमें यानी वाष्प है उसमें ऊर्जा ज्यादा होती क्योंकि उसने जो गुप्त ऊष्माएं वो ग्रहण कर लिए
और पानी के कण है उसमें जो पानी के कण है उसमें गुप्त ऊष्मा नहीं होती है, कम होती है, इसलिए उसकी जो ऊर्जा है वो कम होती है। अब देते हैं ठोस अवस्था, उसको ऊष्मा देंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा, द्रव में ऊष्मा देंगे तो वो गैस में बदल जाएगा। यदि गैस को हम शीतलता यानी ठंडा करेंगे तो वो द्रव में आ जाएगी, और द्रव को शीतल करेंगे तो ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो ये ऐसे ये अवस्था परिवर्तन होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर यह ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। तो ऐसे कौन से पदार्थ है जो ठोस से द्रव नहीं बदलते, सीधे गैस बन जाते हैं और गैस से वापस सीधे ठोस? तो वो कौन सा है? कपूर है। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप है कपूर के बारे में, तो ये आप कर लेना, क्योंकि ये सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है। इसे बोलते हैं कपूर का ऊर्ध्वपातन। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से सीधे ठोस बदलने की प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं? निक्षेपण। तो ये दोनों ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। अब देखते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है। तो जो दाब बढ़ाते हैं, तो ये जैसे पदार्थ के कण है दूर दूर है, इसके ऊपर दाब बढ़ाएंगे तो ये थोड़े नजदीक आ गए, और ज्यादा दाब बढ़ाएंगे तो और नजदीक आ गए। यानी दाब बढ़ाने पर जो कण है वो नजदीक आ जाते हैं। दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। यानी दाब बढ़ाने और तापमान कम करने पर गैस है वो क्या करती है? द्रव में बदल जाती है। क्या आपने ठोस CO2 को बारे में सुना है? इसे उस दाब पर संग्रहित किया जाता है। जो ठोस CO2 है उसको उस दाब यानी बहुत सारे दाब पर उसको संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर 1 एटीएम हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यानी जब वायुमंडलीय दाब का माप है वो 1 एटीएम हो तो ठोस CO2 है वो सीधी गैस में बदल जाती है, द्रव अवस्था में नहीं आती। तो ये दाब का प्रभाव है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो शुष्क जो ड्राई आइस है इसको कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान द्वारा तय होती है। यानी जो पदार्थ की अवस्था है वो दाब और तापमान द्वारा भी तय होती है। अब द्रव है, इसका वाष्पीकरण होगा तो गैस बन जाएगा। यानी द्रव से गैस बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, और गैस से द्रव बदलना संघनन। द्रव से ठोस में बदलना यानी जमना, और ठोस से द्रव में बदलना यानी संकलन कहलाता है। ठोस से गैस तो ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन, और गैस से वापस ठोस ये निक्षेपण। तो ये डायग्राम है, ये महत्वपूर्ण है, आप थोड़ा देख लेना। ये क्वेश्चन है, तो तापमान को सेल्सियस में बदलना है, केल्विन को सेल्सियस में, तो ये आप क्वेश्चन आप देख लेना। अगला जो वीडियो है 1.5 वाष्पीकरण, ये अगले वीडियो में देखेंगे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और अगले वीडियो में आ जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।